हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर है। तो आज हमारा ये तीसरा क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिविडेंड थ्योरी स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने इररिलेवेंस अप्रोच को स्टडी किया था। जैसे कि मैंने बताया था, डिविडेंड डिसीजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिविडेंड डिसीजन से हमारी जो शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। रिलीवेंस अप्रोच हमें ये कहा था कि हमारी कोई भी डिविडेंड डिसीजन हमारी जो शेयर की जो मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया था इररिलेवेंस अप्रोच। और इस अप्रोच को मोदिग्लियानी एंड मिलर ने अपने मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू अच्छे से प्रूफ किया था कि डिविडेंड की कोई भी डिसीजन जो आपके मार्केट प्राइस जो शेयर के हैं उनको अफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक रहेगा रिलीवेंस थ्योरी, जिसमें हम आज ये स्टडी करेंगे जो भी हमारा डिविडेंड का डिसीजंस रहेगा तो वो कैसे हमारी जो शेयर की जो मार्केट प्राइस है उसको कैसे अफेक्टेड करता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और रिलीवेंस थ्योरी में हम दो ऐसे थ्योरी डिस्कस करेंगे, जैसे एक हो गया आपका वॉल्टर अप्रोच, एक हो गया गॉर्डन अप्रोच। ये दो अप्रोच हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही अप्रोच बहुत ही स्ट्रांग है, और ये दो अप्रोच के अनुसार जो भी हमारा डिविडेंड डिसीजंस रहेंगे वो हमारे जो शेयर की जो मार्केट प्राइस है उसको अफेक्टेड करेंगे, साथ में जो फर्म की वैल्यू है उसको भी अफेक्टेड करेंगे। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्टर अप्रोच। तो वॉल्टर क्या कह रहे हैं, जैसे कि मोदिग्लियानी कहा था, इसका पूरा अपोजिट वॉल्टर अप्रोच ने यहाँ पर कहा है। अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर, डिविडेंड डिसीजन आर रिलेवेंट, उन्होंने कहा था आर इररिलेवेंट, इन्होंने कहा आर रिलेवेंट एंड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। उन्होंने कहा था डज नॉट अफेक्ट, इन्होंने कहा अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो इन्होंने कहा कि जो भी आप डिविडेंड डिसीजंस लोगे वो आपकी जो कंपनी की जो शेयर है उनकी जो मार्केट प्राइस है उसको अफेक्टेड करेगा, साथ में जो कंपनी की जो वैल्यू, जो फर्म का जो वैल्यू है उसको भी अफेक्टेड करेगा। अकॉर्डिंग टू हिम, the firm who pay higher dividend will have greater value as compared to those who don't pay the dividend। इनका ये भी कहना था कि जो फर्म ज़्यादा डिविडेंड देगा उस फर्म की वैल्यू ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब उस फर्म की जो शेयर है वो मार्केट प्राइस ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अगर फर्म जो वैल्यू डिविडेंड नहीं देते हैं। समझ में आया? इनका सिंपल ये कहना था, अगर आप ज़्यादा डिविडेंड दोगे तो मार्केट में शेयर आपकी प्राइस ज़्यादा रहेगा और आपकी जो फर्म की जो वैल्यू वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और अगर आप डिविडेंड कम देते हो तो आपकी जो शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो आपका कम रहेगा और फर्म की वैल्यू भी कम रहेगा। और वाल्टर और थर्ड पॉइंट में उन्होंने ये कहा है, वाल्टर मॉडल विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इस थ्योरी में उन्होंने एक रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करी है, किसके बिटवीन में, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम आर कहेंगे और एक कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम के ई कहते हैं। आपको पहले से पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी साइड। तो इक्विटी देखो, यहाँ पर हमारे कंपनी के जो रियल ओनर कौन है, रियल ओनर हो गए आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली एंड ऑफ द ईयर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को कंपनी कुछ प्रॉफिट देगा, ठीक है। अगर मान लो अगर मैं किसी कंपनी के, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज करो मैं रिलायंस कंपनी के मैं एक शेयर होल्डर हूँ, तो मैंने रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर खरीद रखा है। तो एंड ऑफ द ईयर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कंपनी है तो वो मेरे को कोई रिटर्न दे। अगर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मैं सोच रहा हूँ कि जो इस बार रिलायंस अच्छा प्रॉफिट किया है तो मेरे को जो रिटर्न देगा, एटलीस्ट मेरा जो डिविडेंड का रिटर्न रहेगा वो 10% रहेगा। ये जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, हम इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी कह सकते हैं। हमने इसीलिए यहाँ पर के ई लिखा हुआ है। ई का मतलब होता है इक्विटी, ठीक है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है उनको हम के ई कहते हैं। तो के ई समझ में आ गया। अब आ गया इन्वेस्टमेंट रिटर्न जिसको हम आर कहते हैं।
अब देखो, मैंने जो पैसा रिलायंस पे इन्वेस्टमेंट किया है, जो मैंने पैसा रिलायंस को दिया है, वैसे मेरे जैसा कई सारे बहुत सारे लोग जो शेयर होल्डर हैं रिलायंस के, उन्होंने सब पैसे लगाए होंगे रिलायंस पर। एट द एंड ऑफ द डेट रिलायंस अभी उनको डिविडेंड देने वाला है। आप सोचो कि इस बार रिलायंस जो है डिविडेंड देने वाला है, इनका आया है कुछ अमाउंट जो 10 लाख रुपीज़ का, मान लीजिए एक डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। अब रिलायंस हमें पूछेगा कि क्या मैं तुमको डिविडेंड के लिए 10 लाख दूं। अब सोचो हम सब शेयर होल्डर्स हैं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो कंपनी है हमारी, ठीक है, जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया है, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 10% डिविडेंड मिले, तो इस बार कंपनी कह रही है कि मेरे पास 10 लाख का प्रॉफिट है, क्या मैं आपको डिविडेंड दूं। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि हाँ हमें डिविडेंड दे दो। ओब्वियसली हम लोग कहेंगे ना कि हाँ हमें डिविडेंड दे दो। अब कंपनी हमें एक प्रपोजल देगी कि देखो, अगर मैं आपको डिविडेंड दे देता हूँ, ठीक है, तो आपको अभी के अभी 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको डिविडेंड नहीं देता हूँ, इस 10 लाख को, इस 10 लाख रुपीज़ को मैं मेरा एक दूसरा रिलायंस कंपनी का एक दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, मैं उसे उस अच्छे प्रोजेक्ट में अगर इसको इन्वेस्टमेंट करूँगा तो वहाँ से रिटर्न आएंगे 15%, ठीक है। कौन कह रहा है? कंपनी कह रहा है। किसे कह रहा है? शेयर होल्डर को कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो मैं डिविडेंड आपको देने वाला हूँ, जो 10 लाख, अगर मैं डिविडेंड आपको नहीं देता हूँ, अगर वो डिविडेंड को मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जो पैसा मैं आपको डिविडेंड देने वाला था, वो पैसा आपको ना दे के अगर मैं उसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो कंपनी को 15% का रिटर्न मिलेगा वहाँ से। अब मैं शेयर होल्डर, मैं बोलूँगा तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ मेरे को तो अभी 10% मिलने वाला था रिटर्न, मेरे को डिविडेंड दे देते तो मेरा घर पे कुछ खर्चा हो जाता, मैं कुछ काम में लगा देता उस पैसे को, ठीक है। अगर बिजनेस को 15% का इंटरेस्ट आएगा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ओनर है बिजनेस का, अगर बिजनेस को 15% का इंटरेस्ट आएगा, रिटर्न आएगा, इसका मतलब अल्टीमेटली मेरे को ही कल को रिटर्न आएगा 15%। अगर मैं आज के डेट पे डिविडेंड सैक्रिफाइस कर देता हूँ, मैं अगर शेयर होल्डर हूँ, मैं अगर 10% से ज़्यादा, मेरे को 15%, मैं अगर मुझे को लगेगा यार 10% अभी लेके क्या फ़ायदा, उसको कंपनी में रख देता हूँ, मेरे तो अभी कोई पैसे का ज़रूरत है नहीं। अगर मैं पैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, कंपनी से बाहर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके मेरे को 15% इंटरेस्ट देगा तो और अच्छा है, मेरे को और 5% का ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट ईयर। ये अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10% मिलेगा, अब मेरे को 10% नहीं 15% मिलेगा। तो ओब्वियसली क्या करते हैं वहाँ पर शेयर होल्डर अपना जो डिविडेंड है उसको सैक्रिफाइस करते हैं। तो वहाँ पर क्या करता है, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देता है, मतलब मार्केट में वो पैसा लगा देता है। तो उसी थ्योरी, इसी के जो रिलेशन है, इसी के बारे में यहाँ पे वाल्टर ने डिस्कस किया है। देखो वाल्टर ने नीचे क्या कहा है, इफ आर ग्रेटर देन केई। आर का मतलब हो गया जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जो कंपनी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे उसका जो रिटर्न, ठीक है। केई मतलब हम शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेशन है। इफ आर ग्रेटर देन केई बेटर टू रिटर्न ग्रोथ, उस केस में कंपनी का बेटर है कि कंपनी पे डिविडेंड ना दे के उस पैसे को रिटर्न कर ले और कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर दे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा है। इफ आर स्मॉलर देन केई, अगर जो आर है वो आपका स्मॉलर देन केई हो गया, तो अभी बाहर आपको कोई बोलेगा कि अभी 10% का रेट का इंटरेस्ट मिलने वाला था, अभी डिविडेंड मिलने वाला था, तो अभी वो बोलेगा कि नहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ से 8% मिलेगा, बेटर है कि हमारा पैसा अभी हम दे दो, हम कहीं दूसरी जगह पे लगा देंगे। तो वहाँ पे कंपनी क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाएगा, वो पैसा शेयर होल्डर को आज डिविडेंड दे देगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट से ज़्यादा रिटर्न आ नहीं रहा है। तो इससे बेटर है कि शेयर होल्डर का पैसा शेयर होल्डर को दे दो, जितना डिविडेंड आ रहा है उनको दे दो, ठीक है। इफ आर इक्वल टू के, अगर आर और के मतलब अभी का जो रिटर्न मिलेंगे या हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका जो रिटर्न, अगर दोनों बराबर हो गया, दोनों इक्वल हो गए, तो आप कोई मैटर नहीं करता है, चाहे आप डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी मिलने वाले हैं 10%, बाहर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तब भी मिलने वाले हैं 10%, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप चाहे कोई भी डिविडेंड का डिसीजन लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
अभी वाल्टर अपने जो थ्योरी है उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिया है, जैसे मोदिग्लियानी ने कुछ अजम्पशंस लिए थे, वैसे वाल्टर ने भी अपने थ्योरी में कुछ अजम्पशंस लिए हैं। जैसे उनका पहला अजम्पशन ये था, एंटायर फाइनेंसिंग इज थ्रू इंटरनल फंड। इसका मतलब ये है कि जो भी आप बाहर कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो इंटरनल प्रॉफिट से करेगा, मतलब जो पैसा डिविडेंड को देने के बाद जो बचेगा, जो रिटर्न अर्निंग बचेगा, जो रिटर्न प्रॉफिट बच जाएगा कंपनी के पास, उसी पैसे से ही कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। कंपनी कहीं बाहर से फंड बोरो नहीं करेगा। क्लियर? इस बात का अच्छे से समझ लेना कि यहाँ पर जो पहला अजम्पशन है वाल्टर का कि कंपनी जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा वो पैसा अंदर का होना चाहिए, कंपनी के अंदर से होगा, जो रिटर्न प्रॉफिट होगा। बाहर से कंपनी कोई भी पैसा बोरोड नहीं करेगा। क्लियर? सेकंड जो है द फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपका आर है एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट, मतलब शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन और जो इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो दोनों अगर वेरी करेंगे तो डिविडेंड डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। द अर्निंग पर शेयर, जिस हमारा जो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के होल्डर के ऊपर जितना अर्निंग होता है, ठीक है, उससे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। एंड द डिविडेंड पर शेयर आर कांस्टेंट, जो भी हमारा अर्निंग रहेगा या डिविडेंड रहेगा वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? एंड द फर्म्स हैज ए वेरी लॉन्ग लाइफ, और जो फर्म की जो लाइफ पीरियड है लॉन्ग रहेगा, क्योंकि अगर शेयर होल्डर बिलीव करके कंपनी को कह रहे हैं कि हम अपना डिविडेंड सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर ये बिलीव कर रहे हैं कि ये कंपनी लॉन्ग लाइफ है। लेकिन अगर शेयर होल्डर सोच लिया कि ये कंपनी बहुत ही शॉर्ट टर्म लाइफ है, कंपनी आज है कल नहीं रहेगा, तो थोड़ी ना शेयर होल्डर कहेंगे कि डिविडेंड रख लो और कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। वो तो कहेंगे कि जो पैसा मिल रहा है रख लो, क्योंकि कल को कंपनी बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो एजम्पशन लिया है कि कंपनी की जो लाइफ पीरियड है वो लंबा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है? और वाल्टर ने अपने थ्योरी में इन्होंने जो मार्केट प्राइस निकालने का एक फार्मूला डेवलप किया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे नोट किया। आप ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, बहुत इजी फार्मूला है। डी का मतलब डिविडेंड होता है, और आर का मतलब जो रिटर्न हो गया, इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो गया, और ई का मतलब जो अर्निंग पर शेयर हो गया आपका, और डी का मतलब डिविडेंड तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, और के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये सारे चीज़ें आपको पता होगा, क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा, बस आपको जो मार्केट प्राइस जो शेयर का है वो कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा क्वेश्चन जो पहले से हमारे दिमाग में चल रहा था कि डिविडेंड डिसीजन से क्या मार्केट प्राइस जो शेयर का है क्या वो अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अभी भी वहीं पे लाइज कर रहा है। क्या हमने अभी तक, जैसे मोदिग्लियानी ने वो चीज़ प्रूफ किया था, और हमने एग्जाम्पल भी करके देखे थे जिसमें मोदिग्लियानी ने ये प्रूफ करवाया था कि अगर आप डिविडेंड डिसीजन से मार्केट प्राइस जो शेयर का है वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है, या जो फर्म की जो वैल्यू है वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हमको वैसे कुछ प्रूफ चाहिए कि जिससे वाल्टर प्रूफ करें कि जो डिविडेंड पॉलिसी से कैसे मार्केट प्राइस अफेक्टेड होता है, शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो कैसे अफेक्टेड होता है। और जैसे उन्होंने कहा है कि अगर आर जो है और ग्रेटर देन के ही होगा तो बेटर है कि आप डिविडेंड ना दे के आप रिटर्न कर लो। इस चीज़ को प्रूफ चाहिए, तो हम इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें इनकी जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे और डाल के देखें, डिफरेंट केसेस लेके उस पर डाल के देखेंगे कि सच में वाल्टर के हिसाब से मार्केट प्राइस को अफेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल पे क्या किया है, 3 अलग अलग कंपनी है, 3 अलग अलग कंपनी का मैंने आर जो है वो मैंने लिया है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है उनके अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। तो आर किसी का 15% है, बी लिमिटेड का 5% है, सी लिमिटेड का 10% है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 3 कंपनी का 3 अलग अलग केस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने कांस्टेंट रखा है, और मैंने ईपीएस को कांस्टेंट रखा है, अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट रखा है, ताकि मेरे को एनालिसिस करने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है? और जो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है मेरा यहाँ पर देख सकते हो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, 75%, 25%, मैंने अलग अलग डिविडेंड परसेंट लिया है, ताकि हम देखेंगे एक पर्टिकुलर एक कंपनी की एनालिसिस करेंगे। पहले हम ए लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे, तो देखेंगे कि हम अलग अलग डिविडेंड पे आउट रेशियो में
तो कैसे शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो अफेक्टेड हो रहा है। आपको पता है डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब हमारा जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से हम कितना, हमारा जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से हम कितना परसेंटेज आज डिविडेंड देंगे और कितना परसेंट आज हम रिटर्न रखेंगे, उसको हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब अगर मेरे पास 10 रुपये का प्रॉफिट है तो उसमें से मेरे को डिविडेंड पे आउट रेशियो मेरा 60% है, तो इसका मतलब मैंने 10 रुपये का 60% मतलब 6 रुपये, मेरे को 6 रुपये डिविडेंड के तौर पर देना है, 4 रुपये रिटर्न प्रॉफिट रखना है। तो अलग अलग 3 डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया। अब हम सॉल्यूशन में पहले 50% कर लेते हैं। पहला हमारा सॉल्यूशन में 50% है तो हम पहले 50% कर लेते हैं और 50% में 3 कंपनी की शेयर्स प्राइस कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो हम पहले फार्मूला यहाँ पे लिख दिए ताकि हमें ये पुट करने में इजी रहेगा। तो P = पहला क्या है डिविडेंड। तो डिविडेंड कैसे, हमारा ई कितना है 8 रुपीज़, तो उसका पे आउट रेशियो कितना है 50%। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 50% हो गया। मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ ताकि इसे पता चले। हाँ, तो 50% है तो मेरा 8 रुपीज़ का 8 रुपीज़ मेरा अर्निंग पर शेयर है, उसका 50% हो गया 4, मतलब हमें डिविडेंड कितना देना है 8 रुपये। अगर हम इनकम करेंगे तो 50% डिविडेंड देंगे, तो 4 रुपये हम डिविडेंड देंगे। क्लियर। प्लस आर कितना है, आर है 15% मतलब 0.15, ठीक है। और ई का मतलब हो गया 8, ये मैंने लिख दिया, और डिविडेंड का मतलब होता है 4, मैंने वो 4 डाल दिया, डिवाइडेड बाई के आपका 10% है, 0.10 डाल दिया, डिवाइडेड बाई के 0.10 डाल दिया। देखो मैंने डाल दिया, ऐसे करके मैंने सब फार्मूला ए में, बी में, सी में फार्मूला मैंने डाल दिया और सबकी देखो प्राइस मेरा निकल गया 100, 60, 80। देखो एक डिविडेंड पे आउट रेशियो में मैंने सबका अलग अलग से देखो प्राइस मैंने निकाल दिया। इसका 100 है, इसका 60 है, इसका 80 है। क्लियर। अब केस 2 में क्या है, व्हेन डीपी रेशियो इज 75%, जहाँ पर मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो मैंने बढ़ा दिया, मैं ज़्यादा डिविडेंड दूंगा इस केस में, तो उस डिविडेंड परसेंट से 75 हो जाएगा। मेरा अर्निंग कितना था 8 का 75% कितना होता है 6, तो मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया। 8 का 75% 6 होता है डिविडेंड, ठीक है। अगर मैं 8 रुपये कमाऊंगा और उसका मैं 75% अगर मैं डिविडेंड दे दिया तो क्या होगा, मैं 8 का 75% दे दूंगा मतलब 6 रुपये डिविडेंड में दे दूंगा, तो डी निकल गया। बाकी आर आपका जब दिया हुआ है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में है, आप उसको डाल के इसका भी आप प्राइस निकाल देना। वैसे करके आप 50%, 75% और 25% सबका आप ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड का अलग अलग प्राइस आप निकाल देना। तो आपके कितने प्राइस निकल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके 9 आंसर आपका निकल जाएगा। मैंने जैसे यहाँ पर केस 3 कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद मैंने एक टेबल में सारा चीज़ डाल दिया। 50% में ए का प्राइस, बी का प्राइस, सी का प्राइस, फिर 75% में ए का प्राइस, बी का प्राइस, सी का प्राइस, और थर्ड में 25% में ए का प्राइस, बी का प्राइस, सी का प्राइस मैंने डाल दिया। फिर कंक्लूजन में क्या कह रहा है देखेंगे। देखो कंक्लूजन में क्या कहा, फ्रॉम द एबव एनालिसिस वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन दैट व्हेन आर ग्रेटर देन के, जब आर आपका ग्रेटर देन है, कौन सी सिचुएशन में आर ग्रेटर है, ए के लिमिटेड में आर ग्रेटर है, ठीक है ना। ए लिमिटेड में देखो आर 15% है, के ई आपका 10%, तो ये केस में ए लिमिटेड में आर आपका ग्रेटर है। क्या करना चाहिए था कंपनी को, द कंपनी शुड रिटेन द प्रॉफिट, यही तो हम डिस्कस किए थे, यही तो वाल्टर ने कहा था कि इस केस में आपके जितने आपको क्या करना चाहिए था, आपको प्रॉफिट रिटेन करना है, मतलब आपको डिविडेंड नहीं देना है, या अगर आप डिविडेंड दोगे तो जितना कम डिविडेंड दोगे कंपनी के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना आप कम डिविडेंड दोगे उतना आपका जो मार्केट में जो शेयर का जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ेगा। देखो कैसे उसने कहा जितना कम डिविडेंड दोगे, कितना सबसे ज़्यादा कम डिविडेंड कहाँ पे दे रहे हो, 25% हो रहा है, सबसे ज़्यादा कम डिविडेंड दे रहे हो, तो उसमें देखो मार्केट प्राइस शेयर का कितना है 110, सबसे ज़्यादा है। जितना पैसा रिटेन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कि जैसे आप अगर सबसे ज़्यादा देखो केस ऑप्शन 2 में आप डिविडेंड कितना दे रहे हो 78%, उसमें देखो सबसे ज़्यादा कम शेयर मार्केट की प्राइस है, तो आपका जो थ्योरी कह रहा था, जो वाल्टर जो कह रहे थे उसको प्रूफ हो रहा है। अब सेकंड में क्या कह रहा है, आर स्मॉलर देन के ई, जहाँ पर आपका आर स्मॉलर देन के ई, बी लिमिटेड है, जहाँ पर जो रिटर्न है वो स्मॉलर है एक्सपेक्टेशन से, के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से स्मॉलर है। तो इस केस में क्या कह रहा था थ्योरी,
द कंपनी शुड पे डिविडेंड, यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पे आपको पे करना है, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड पेड करोगे तो अच्छा है। देखो यहाँ पे सबसे डिविडेंड पेड कहाँ पे हो रहा है, 75%। देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू मार्केट प्राइस का 70 रुपीज़ है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि अगर आपका आर स्मॉलर हो जाएगा तो बेटर है कि आप डिविडेंड दे दो। जितना डिविडेंड दोगे आपकी मार्केट प्राइस उतना ज़्यादा रहेगा और आपकी फार्म की वैल्यू उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और तीसरा केस में क्या कहा, आर इक्वल टू के ई डज नॉट अफेक्ट। अब देखो आर मेरा तीसरे केस में आर भी 10%, के भी 10%। इस केस में देखो मार्केट प्राइस शेयर का 80। आप डिविडेंड कोई भी पे आउट रेशियो, किसी भी पे आउट रेशियो में जाओ, चाहे 25% जाओ, 70% जाओ, 50% में जाओ, कोई भी पे आउट रेशियो में जाओ, आपकी मार्केट प्राइस तो इक्वल रहने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको जो मार्केट प्राइस है वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू हम क्या कि ये वाल्टर की जो भी थ्योरी है वो हम अच्छे तरह से समझ गए। अगर हमारा जो आर है अगर वो के से ग्रेटर आ रहा है तो हमको प्रॉफिट रिटेन करना चाहिए। अगर हमारा आर के से स्मॉलर हो गया तो हमको डिविडेंड दे देना चाहिए। अगर हमारा आर के से इक्वल हो रहा है तो ये डिसीजंस टोटली कंपनी के ऊपर रहता है कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उससे आपकी जो मार्केट प्राइस शेयर को अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं वाल्टर मॉडल के, जो उन्होंने अजम्पशंस किया था वही उनका लिमिटेशंस हो गया। जैसे द बेसिक अजम्पशंस दैट एंटायर फाइनेंसिंग इज थ्रू इंटरनल फंड नो बोरोइंग। इसका मतलब उन्होंने पहले से अजम्पशन ले लिया कि जो भी फंड हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इंटरनल रहेगा, हम बाहर से कोई बोरो फंड नहीं करेंगे। तो ये लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कंपनी हमेशा रिटर्न प्रॉफिट के अनुसार इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो बाहर से फंड बोरोड करता है और उसी से वो इन्वेस्टमेंट करता है। हमेशा रिटर्न प्रॉफिट के अनुसार वो बाहर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहला अजम्पशन उनका गलत हो गया। सेकेंड अजम्पशन उन्होंने ये लिया था कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है आर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी ये कांस्टेंट नहीं रहता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न रहता है वो वेरी करता है मार्केट के साथ। आप कहीं पे पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक जैसा नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट चेंजेस होते रहते हैं मार्केट में, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस होते रहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं कर सकते। आप अभी शेयर होल्डर को कह दोगे कि मैं 15% दूंगा, लेकिन कल को मार्केट डाउन हो जाएगा, 15% नहीं होगा, अभी 12% में आ जाएगा, 10% आ जाएगा, मार्केट रिस्क रहेगा। आप कैसे कह सकते हो कि रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट रहेगा, ये हो नहीं सकता। और थर्ड में द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के विल रिमेन कांस्टेंट। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी के जो है मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट रहेगा, सोचो जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं जो इतना आज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं कोई रिलायंस शेयर का 100 रुपीज़ परचेज़ किया हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को 10 रुपये मिलेगा, मैं कल भी एक्सपेक्ट करूँगा 10 रुपये मिलेगा, परसों भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 रुपये मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हमेशा मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ते रहते हैं, हर चीज़ बढ़ते रहता है। तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि जो भी मेरा रिटर्न मेरे को मिले वो थोड़ा ज़्यादा बढ़े। इस साल अगर मैं 10 रुपये का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेशन करूँगा कि मेरे को 12 रुपये मिले। फिर मैं नेक्स्ट ईयर पे फिर ये भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को 12 रुपये के बदले में 13 रुपये मिले। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ता जा रहा है।